मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था और वो मेरे बालों को सहला रहा था। जब भी मैं बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार होते थे तो वो हमेशा अपना कंधा मेरे सामने कर देता था और मैं उस पर अपना सर रखकर सारे गम बोलने लगती थी अपने और उनकी यादों से निकलने के लिए। मुझे सोहम के कंधों की हमेशा जरूरत पड़ती थी क्योंकि अरुण को सोचते सोचते मैं पागल होने लगती थी और उनके जाने के बाद जिस तरह हमने मुझे सहारा दिया था इस भरी दुनिया में मुझे वही अपना लगने लगा था। मैं उसे अपने दिल के सारे एवं हल्के कर लेती थी और वो भी अब अपना कंधा मेरे लिए हमेशा हाजिर रखता था। उसके कंधे पर सर रखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। मेरा दिल सोहम के लिए बिल्कुल साफ था। मेरे दिल में कभी भी सोहम के लिए औरत फिल्म नहीं आई थी और आरती भी कैसे मेरे दिल पर तो अरुण ने कब्जा कर रखा था। मरने के बाद भी उम्र से निकला नहीं था। उसे मुझसे बिछड़े हुए पूरा 1 साल बीत चुका था मगर ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी मुझसे जुदा हुआ है। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि वो मेरी जिंदगी से जा चुका है जिसके साथ मेरी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। मैं सोहम के कंधों पर सर रखकर अरुण के साथ गुजारे हुए उन लम्हों के बारे में सोचने लगी जो शायद अब कभी लौटकर आने वाले नहीं थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी सगाई भले वो बार बार मुझे फ़ोन करके पूछा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देखा। हाँ, वास्तव में तुम्हारे घरवाले के मानदेय है और मैं हंसकर उससे कह रही थी कि ये हकीकत है। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी हूँ। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और हमारी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी क्योंकि प्यार और सच्ची हो तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको में से रोक नहीं सकती है। अरुण ने मुझे पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वो मेरी जाति का भी नहीं था और मेरे घरवालों ने बहुत ही विरोध किया था मगर अरुण की सच्ची लगन और प्यार ने आखिरकार वो दिन दिखा दिया था कि मैं आज उसकी नाम की अंगूठी पहनकर उसकी हो चुकी थी। एक दिन रात एक दूसरे के साथ घंटों हम लोग बातें करते से उसका बस नहीं चलता था कि वह अभी से मुझे अपनी पनाहों में ले लिए। वो तो जैसे उंगलियों पर गिन रहा था कि कब हमारी शादी हो और कब वो मुझे अपनी बाहों में ले लिए और अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाले। मगर इसकी बेबाक जुमले ही भी मेरे कानों में पड़ते तो मैं शर्म से लाल हो जाती। वो ऐसी ऐसी बातें करता जो मुझे रात भर जगाए रखती थी और मैं बेचैनी सी करवटें बदलती रहती थी। अब मैं भी उसकी संगत के लिए तड़पने लगी थी और फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया। उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन था। मेरे ख्वाबों का दिल में, मोहब्बत की बुनियादों का दिल में। उस दिन को भला कैसे भूल सकती थी जब उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर बड़े हक और प्यार से अपने कमरे में ले गया था। सब लोग उससे बेशर्मी के ताने दे रहे थे मगर उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। कहता था कि अब तो ये मेरी बीवी बन चुकी है, अब भी किसी को ऐतराज है तो मुझे कोई परवाह नहीं। यह कहते हुए उसने मुझे उठाया था और कमरे में ले आया। कमरे में जाते ही हमारे ऊपर फूलों की बारिश हुई थी और मेरी खूबसूरत खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत उससे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में की थी। ये कहता था कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे करूं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो चुकी हो। वो जिसका शामिल होना किसी खूबसूरत वापसी कम नहीं था और मैं उसकी इस खूबसूरत जुमलों का रस अपने कानों में सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो कहने लगा कि अब तो मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत जताऊं। अभी तुम शर्मा होंगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। फिर यही कहते ही उसने मुझे अपनी पनाहों में ले लिया था और फिर जिंदगी में कितनी हसीन रातें उसके पहलू में गुजरने लगी और जिंदगी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं दिखती थी। हमारी मोहब्बत की निशानी 1 साल बाद ही हमारी गोद में आ गए एक नन्ही सी परी को जब उसने अपनी गोद में उठाया तो देर तक उसे चूमता रहा। कहने लगा, मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी हो जो बिल्कुल मेरी काजल जैसी हो और देखो ये बिल्कुल तुम पर गई है। वो इस कदर खुश था कि मैं उसे देखकर खुशी से आंसू बहा रही थी। भला इतनी खूबसूरत जिंदगी में किसी की होती है जितनी मेरी थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत प्यार करने वाले थे और ख्याल रखने वाले थे। मैं सास ससुर के अलावा मेरा देवर था जो मेरे नाज नखरे उठाते नहीं थकता था। सो हम घर भर का लाडला था और मैं उसकी लाडली भाभी। अब मुझे जरा सा भी कोई डांट था तो वो उससे नाराज हो जाता कि खबरदार जो किसी ने भाभी को कुछ भी कहा। और मैं तो अपनी किस्मत में जितना भी रस्क करते हैं उतना कम था। मेरा पति मुझे सर आंखों पर बिठाकर और देवर भी और सास भी ऐसी मिली थी कि मुझे उसमें अपनी माँ नजर आती थी। मैं दुआ करती थी कि मेरे जैसे किस्मत हर की हो मगर बहुत जल्द ही मेरी ये दुआ बटुआ में बदलने वाली थी। मेरी खुशियों भरी जिंदगी को किसी की नज़र लगने वाली थी और ऐसी नज़र जिसकी काली स्याही मेरी जिंदगी से कभी भी उतरने वाली नहीं थी क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा होने वाला था जो शायद मेरी जिंदगी की काया ही पलट दे था। हमारे शादीशुदा जिंदगी को किसी की बहुत ही बुरी नज़र लग गई थी। पूरे देश में महामारी फैल गई थी जिसने हमारे घर में भी कर लिए थे। ये कोविड का दौर
था और पूरे देश में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई कि एक दिन अरुण ऑफिस से लौटा तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। कहने लगा कि मेरे लिए कम एक कप गर्म चाय बना दो, मुझे शीलू हो रहा है। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो भूख तप रहा था। मैं एकदम से परेशान हो गई। कहने लगा मैं ठीक हो जाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर उसे यह बुखार ऐसा चड़ाकी से उतरने का नाम ही नहीं लिया। पूरे घर में खौफ और दहशत की लहर फैल गई थी, क्योंकि जिस तरीके की खबर न्यूज़पेपर और टीवी पर दिखाई जा रही थी, सब घर वालों के होश उड़ गए थे। और जब रूटीन चेकअप कराया गया तो हम सब पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकलते ही अरुण ने मेरा भी टेस्ट करवाया था और मैं भी पॉजिटिव पाई गई थी। लेकिन मुझे अपने इतनी परवाह नहीं थी जितनी परवाह मुझे अरुण की थी कि अरुण की हालत मुझसे ज़्यादा कहीं खराब थी और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। मैं दरवाजा पीटती रहती मगर वो कहता कि काजल मुझसे दूर रहो। मैं जानती थी कि पूरा देश इस महामारी की लपेट में आ चुका था और लोग मर रहे थे, अपने सगों को अपनी ही नज़रों में मरता देख रहे थे और बेबस थे। मैं तो जल्दी ही इस बीमारी से उभरने लगी थी, लेकिन अनमोल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और किसी को भी उसकी करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। हम बस दूर से ही उसे देखते रहते थे। मैं आईसीयू वार्ड के बाहर खड़ी अरुण को देख रही थी। मेरी मोहब्बत मेरी नज़रों के सामने दम तोड़ रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं खुशियाँ भरी जिंदगी को जैसे आग लग गई थी। और फिर वो कयामत फेज मंजर मुझे आज भी याद है, जब मैं अरुण ने तरफ तरफ कर अपनी जान दे दी थी। वो मुझे जिस आस और दर्द भरी नज़रों से देख रहा था, जी चाहा कि मेरा कलेजा फट जाए और मैं भी अरुण के साथ इस दुनिया से चली जाऊं। मैं उससे लिपट जाना चाहती थी, उसकी सारी तकलीफ़ों को अपने अंदर सामान लेना चाहती थी। लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि तुम मेरे मरने के बाद हाथ नहीं लगाओगे। उसने मुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता दिया था, हमारी मोहब्बत की निशानी हमारी बच्ची का वास्ता दिया था कि तुम्हें जीना होगा, हमारे बच्चे के लिए जीना होगा। और मुझे उसका आखिरी वादा निभाना था। हमारे पूरे परिवार में एक मातम छाया हुआ था और मैं तो ऐसी थी जैसे अब शरीर में जान बाकी न हो। सुहाना उस वक्त सिर्फ 1 साल की थी। मेरे लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैं खुद को भी संभाल नहीं पाती थी। और इसी दौरान सुख का साथ मेरे लिए किसी ठंडी छांव जैसा था। सुबह अरुण से पूरे 5 साल छोटा था, मगर उसने जैसे सब घर वालों को संभाल लिया था और वो घर का बड़ा आदमी बन चुका था। कहता था भाभी परेशान मत हो, मैं हूँ और साथ जो किस्मत में लिखा है हम उसे बदल नहीं सकते, और जो तकदीर हमारी झोली में डालना चाहती है उसे नज़रअंदाज करे ये भी अच्छी बात नहीं। मैंने कहा अब मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ तो फना हो गया। अरुण हर चीज़ अपने साथ ले गया। कहने लगा कि अगर तुम इस तरह से दिल हार जाओगे तो सुहाना को कौन संभालेगा, उसे तुम्हारे साथ की और प्यार की ज़रूरत है। तुम्हें भाई के लिए नहीं बल्कि उसकी निशानी को अपने सीने से लगाकर जीना होगा। और शायद भाई भी ऐसा नहीं चाहते थे कि तुम उसकी याद में ढूंढती घुलती रहो। तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। यूं ही 1 साल बीत गया था और आज भी सोहन का कंधा हमेशा मेरे हर दुख और गम को जब्त कर लेता था। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी और अपना हर दुख सुख उससे बांट लेती थी। अगर वो न होता तो शायद आज मैं भी मर चुकी होती, मगर उसने मुझे जीने की उम्मीद की थी। आज रात से ही अरुण यादव मुझे सोने नहीं दे रही थी। तभी सुबह ऑफिस से लौटा, पहले से काफ़ी ज़्यादा परिपक्व और संजीदा स्वभाव का मालिक बन चुका था। जब जिंदा था तो उसमें बहुत बचपना था, मगर अब वो घर का बड़ा बन गया था। उसे देखकर ही मेरे दिल में सुकून की एक लहर दौड़ उठती थी। वो मुझे दूर से देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगा भाभी आज मौसम बहुत अच्छा है, चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे हो जाए तो मज़ा आ जाए। मैंने कहा कि तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने इंतजाम कर लिया है, तो फ्रेश हो जाओ, मैं बस अभी सब सेक्स करती हूँ। कहने में कम हमें सुहाना कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैंने कहा वह अपनी दादी के पास सूख चुकी है। सो हमको सुहाना से बहुत ज़्यादा नवाब था। ऑफिस थे, जब भी आता उसके लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर ज़रूर आता था। मैं अरुण के कमरे में चाय और समोसे लेकर गई। कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर चाय पी लो, थोड़ी सी गपशप लगा लो। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिए और कहा कि तुम थक हार कर आए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। कहने लगा जब भी तुम्हें और सुहाना को देखता हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगे। न जाने क्यों कभी कभी कुछ ऐसा लगता था जैसे सोहन की बातों के पीछे छुपे हुए मतलब कुछ और होते हैं जिन्हें मैं समझ नहीं आती है, मगर मैं इसे अपना वहम समझकर झटक देती थी। मैं उसके पास बैठकर चाय पीने लगी। मौसम वापस सुहाना था और मेरे दिल का मौसम वीरान और उजाड़ हुआ था। चाय पीते पीते सुबह मुझे यह देख रहा था। कहने लगा भाभी देखो तो सही, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मौसम भी अच्छा हो रहा है कि तुम्हारा हक नहीं इन खुशियों पर, जब तुमने कभी भी मूल करने का नहीं सोचा। मैं जानता हूँ कि भाई से तुम्हारी मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा मिले मिसाल थी और कोई भी उस मोहब्बत को बदल नहीं सकता, मगर फिर भी किसी दूसरे मर्द के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने में क्या हर्ज है। उसके
भारती आज बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं अंदर तक हिल गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसमें बेशुमार जज्बात थे। मैं चयनित थी जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो मगर चय नहीं पा रहा हो। मुझे उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देखा नहीं गया। मैंने अपनी नजरों का रुख सामने बैठी चिड़िया की तरह लगा लिया। वो बाहर में नहाने के बाद बहुत खुश हो रही थी। मेरे लिए चाय का घूंट पीना मुश्किल हो रहा था। हालांकि सोहम और मैं रोज ही देर तक बातें करते रहते थे, लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा था। ऊपर से सोहम के मतलब भरी बातें मुझे बेचैन कर रही थी। इससे पहले कि मैं चाय का कप रखती और वापस पलटते उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं बिल्कुल सन्न रह गई, क्योंकि उसका स्पर्श बहुत अलग था। इससे पहले भी कई बार से मैं टच हुई थी, लेकिन आज उसकी इच्छा, मन में कुछ अलग ही जज्बात थे और वो मुझे अंदर तक हिला गए थे। मेरे अंदर झंझनाहट सी मच गई थी। मैं एकदम से पलटी और उसकी आंखों में देखा तो वो बहुत अंदर तक गहराई से मुझे देख रहा था, जैसे जानना चाहता हो कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा सोहम फिलहाल छोड़ो। कहने लगा अगर न छोड़ो तो, और अगर मैगी हाथ हमेशा के लिए पकड़ना चाहूँ तो। उसकी बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने जोर से अपना हाथ झटका और कहा यह तुम क्या बोल रहे हो सोहम? हो उसमें तो होना, तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो हुए। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। कहने लगा काजल मेरा भाई मर चुका है और अब आप मेरी भाभी नहीं, नहीं आप मेरे लिए एक लड़की है और मैं एक लड़का हूँ। एक ऐसा लड़का जो आपको सहारा देना चाहता है, आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता है। और विश्वास करो मैं पूरे हक और सम्मान से तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ूंगा और कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जो घुट घुट कर मरते सिसकते हुए जिंदगी जीते नहीं देख सकता। मेरे दिल को बहुत दुख होता है। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी तरफ से अपना ध्यान हटा लूं, क्योंकि तुम मेरी भाभी हो, मैं मरे हुए भाई के प्यार की निशानी हो। लेकिन क्या करूं, दिन के हाथों मजबूर हो चुका हूं। मेरा भगवान इस बात का साक्षी है कि जब भाई जिंदा थे तो मैंने कभी आपकी हालत निगाह नहीं डाली थी। आप मेरे लिए बहुत ही सम्मान का स्थान रखती थी, लेकिन भाई के जाने के बाद जिस तरह आप टूटकर बिखर गई थी और मैंने आपको सहारा दिया था तो खुद ब खुद मेरा जी चाहता था कि पूरे हक और सम्मान से तुम्हें सहारा दूं। लेकिन मैंने खुद पर पाबंदी लिए थे, लेकिन अब और ज्यादा बांध से नहीं लगा सकता। मेरा विश्वास करो काजल, मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ। ये खुशियों भरी जिंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि उन खुशियों पर तुम्हारा भी हक है। भाई जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, फिर क्यों खुद को रोक लगाए बैठी हो? इस खोज से बाहर निकलो, अपने आसपास नजर दौड़ा और ये जिंदगी बहुत हसीन है और मेरी पनाहों में और भी हसीन हो जाएगी। सो हम अपनी बाहें खोले खड़ा था और मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मैं तो उसकी बातें सुनकर अंदर तक हिल गई थी। उसे गुस्से से देखने लगी और कहा मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ अपने दुख बांटते तो वे अपने छोटे भाई समझकर तुम्हारे कंधों पर सिर रखकर बहाए, मगर मैं भूल गई थी कि भाई सिर्फ सगा भाई होता है, बाकी सारे मौके की ताक में रहते हैं। मैं तो अपना गम हल्का करने के लिए तुम्हारे करीब आती थी, लेकिन तुमने मेरे इस बात का कुछ गलत मतलब निकाल लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं ही। एक आंसू पोंछकर मैं आंख से या और गर्दन तक लुढ़क गया था और उसने भी इख्तियार ही अपनी उंगली की पूरी से मेरी गर्दन पर पड़ा हुआ आंसू छुआ तो जैसे मेरे अंदर कर दौड़ गया। कहने लगा मैं तुम्हारी आंखों से आंसू हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये सब कह रहा हूँ। मेरी नीयत पर शक मत करो। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है तो कब तक भाई की यादों के सहारे पहाड़ से जिंदगी काट सकती हो? भाई को गए हुए अभी 1 साल हुआ है, अभी तो तुम आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। और मेरी नीयत पर मत करना और नहीं खुद को कम और लाचार समझना। मैं यह रिश्ता सिर्फ तुम पर तरस खाकर नहीं जोड़ रहा, बल्कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ महसूस करने लगा हूँ। और ये राज मुझ पे पिछले महीने नहीं खुला था। मेरी ऑफिस की एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया था। उस लड़की के लिए पूरा ऑफिस दीवाना है और वो मेरी दीवानी थी, लेकिन मैंने उसकी प्रपोजल को ठुकरा दिया। और वजह जानते हो क्या है? वजह तुम हो। मुझे उसी दिन महसूस हुआ कि मैं तो अपने दिल में किसी और को मैं शायद बैठा हूँ, और जब दिल में झांक कर देखा तो पूरे आबू तापसी मेरे दिल के सिंहासन पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। हालांकि मैंने तब से खुद को समझाने की लाख कोशिश की कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, आप मेरे भाई की निशानी है, लेकिन मैं इस बिल का क्या करूं? आज भी ये दिन फिर से बेकाबू हो गया और आज जब मैंने अपने सारे कब्र खो दिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैंने ये सब कुछ आपसे कह दिया। हालांकि मेरे अंत की जलन तरफ मुझे चैन नहीं लेने देती, वह रातों को जलराए रखती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम दोनों को एक मौका मिलना चाहिए अपनी जिंदगी में खुशियाँ भरने का। उचित कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह से सोच लें। आप भी जान की है कि पूरी जिंदगी अकेली काटा बहुत मुश्किल है और आपकी अब की उम्र 25 साल की है। मैंने कहा सोहम तो उससे पूरे 2 साल छोटे हो। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा से जैसे दुख हुआ था। कहने लगा तो अब देख लो, मैं इतना बुरा नहीं होगा, आपको अपनी देखने का नजरिया बदल लो, वो उसे प्यारा आपको कोई भी नहीं लगेगा। यह कहते कहते उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी थी। मैंने कहा आज तो तुमने यह बात कह दी, आगे कभी इस बात का जिक्र मत करना।
वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात को गंभीरता से लेना, क्योंकि मैं कभी भी नहीं कर सकती है। तुम चाहते हो, मेरे अंदर बाहर सिर्फ और सिर्फ अरुण है और मैं कभी भी उसे भूलने नहीं सकती। मैं किसी दूसरे मर्द के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। यह कहते ही मैं कमरे से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सोहम मुझसे मोहब्बत करता है। कभी सत्ता तक नहीं होने दिया था उसने, मुझे लगता था, जिसे मैंने उसे हिम्मत दी है। मगर अब मैं सतर्क रहूंगी। मैंने सोच लिया था कि अब उसके सामने कभी नहीं जाऊंगी, मगर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। कुछ दिन गुजर गए, ना मेरा उससे सामना हुआ और न ही उसका मुझसे। मुझे लगा कि ये बात भूल चुका है और मैंने सुकून का सांस लिया। मगर एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, बल्कि तुम मेरी वीडियो की तरह हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी इस घर में खुद को असुरक्षित समझो और तुम मेरे बेटे की मोहब्बत हो। बस तुम्हारी किस्मत में ही अरुण का साथ इतना ही लिखा था। मगर मेरी बेटी के पहाड़ जितनी जिंदगी तुम कैसे काटोगे? सुहाना को भी एक बाप की जरूरत है। चाहती हूँ कि तुम दोबारा से शादी करने के बारे में सोचो। मैं अपनी सास की बात सुनकर इतनी हैरान रही हुई थी, क्योंकि अरुण को बिछड़े हुए पूरे साल गुजर गया था और शायद अब इस घर में गुंजाइश नहीं थी, इसलिए और ढकी छुपी शब्दों में मुझे इस घर से जाने का कह रही थी। मैंने कहा, मम्मी मैं कभी से आप घूस नहीं बनूंगी। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, क्योंकि वो भी मुझे याद करते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ आ जाओ। मगर रही बात शादी के लिए, तो मैं अरुण के अलावा किसी को जिंदगी में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था और हमेशा मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कता रही का। मैं सांस मेरी बात सुनकर रोने लगी, कहने लगी, कैसे सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कह रही हूँ? तुम तो मेरे बेटी की निशानी हो, जिसे देखकर मुझे मेरा बेटा याद आता है। तुम्हें मुझे उनकी झलक नजर आती है। मैं तो तुम्हारे पास किसी और बात के सिलसिले में आई थी। मैं हैरान रह गए। मैंने कहा, आप खुलकर बात करें। मेरी सास ने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे दूसरे बेटी बन जाओ। सोहम तुम्हें चाहता है और उसने मुझे तुम्हें मनाने के लिए भेजा है। सोहम की बात सुनकर पहले तो मैं हैरान हुई थी, मगर फिर जब सोचा तो मुझे उसके वहाँ सुनकर खुशी हुई। मैंने सोनम की शादी तो करनी ही है, तो वो फिर तुमसे ही किसी और लड़की से क्यों? जब घर में लड़की मौजूद है तो हमें बाहर से लड़की लाने की क्या ज़रूरत है? मैं सास इतने सामान्य लहजे में यह बात कह रही थी कि मैं अंदर तक हिल गई थी। मैंने कहा कि मैंने सोहम को कभी इस नज़र से नहीं देखा। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उससे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। आप इसमें मजबूर मत करिए। मैंने उसकी मिन्नत की, कहने लगी, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मगर तुम भी जानती हो कि सुहाना को सोहम जैसा प्यार और कोई नहीं ही दे सकता। और सोहम तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, बिल्कुल अरुण जैसा। तुम्हारा उतना ही ख्याल रखेगा, तो अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कर लो मेरी बेटी। हम तुम्हारी राय का सम्मान करेंगे और तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे, मगर ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही है। यह कहते हुए वो मेरे कमरे से चली गई और मैं एकदम से गुमसुम सी बैठी रह गई, जिनमें मुझे ऐसे दो राहें पर लाई थी कि मेरे आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अरुण के अलावा किसी दूसरे मर्द को अपनी जिंदगी में शामिल भी करूंगी, और सोहम वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और सोहम खामोशी से मेरे फैसले का इंतजार कर रहा था, और जब मैंने इनकार कर दिया तो वो फिर से दंदनाता हुआ वह मेरे कमरे में चला आया, कहने लगा, भाई तो प्राकृतिक मौत मरे, मगर शायद तुम मुझे अपनी मोहब्बत में मार दोगे। तो कितनी कठोर दिल वो काजल इंसान जो तुमसे टूटकर मोहब्बत करता है और सिर्फ बदले में यही चाहता है कि कम से कम उससे मोहब्बत को तुमको भूल कर लो, चाहे बदले में उसे वैसे मोहब्बत न दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कम से कम उनकी मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके तुम्हें कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा, मगर मुझे न मिली तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। और मैंने अचानक ही तरफ कर उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि सोहम मुझे बहुत ज्यादा प्यारा था, चाहे मैंने उसे इस नज़र से कभी न देखा हो, मगर फिर भी मुझे वो बहुत प्यारा था। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि सोहम काफ़ी खुद को कोई नुकसान पहुंचाए, और इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे वो फैसला लेना पड़ा जो मैंने कभी लेने का सोचा भी नहीं था। और आज मैं सोहम की दुल्हन बनकर उसकी रोज सीट सजाए बैठी थी। मेरे दिल में कोई भावना नहीं थी, बल्कि परेशानी थी कि न जाने मैं सोहम की मोहब्बत के बदले उसे मोहब्बत दी भी पाऊंगी या नहीं। कमरे में आया तो इस कदर खुश था कि मैं उसे देखकर नजरें झुका गए। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी संगत के लिए अपनी आंखों में सपने सजाए थे और इतनी ज्यादा सपने देखे थे कि अब वह हकीकत भी सपना लगने लगी है। अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हें छूकर महसूस करना चाहता हूँ, मुझे जिस सब कुछ सपना न लगे। और मैंने भी इख्तियार उसकी आंखों में देखा जिसमें बेशुमार भावनाएं थी। क्या मैं इन सिद्धांत को, इन जज्बातों को और मोहब्बत को से कि मैं भी इस तैयारी अपनी नज़रें झुका ली थी। उसने आहिस्ता से मेरे दोनों हाथ थाम लिए और अपनी आंखों पर लगा लिए, फिर
अपने होठों पे लगा लिए उसकी हर अतः हमें मोहब्बत झलक रही थी। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा, मगर मैं चाहता हूँ तो मुझे एक मौका दो। यकीन है कि मैं संगत पाकर तो दुनिया का हर गम भूल जाओगी। चूंकि मोहब्बत दुनिया की वो अकेली चीज़ है जो हर तरह की तकलीफ से इंसान को निकाल लेती है। मैंने कहा, सोहम, मेरे दिल में अब भी अरुण बसा है और मैं इस सृष्टि को कबूल करने में कुछ वक्त होंगे। वो कहने लगा, परेशान मत हो तो जितना वक्त चाहे ले लो, मगर मैं यकीन से कहता हूँ कि बहुत जल्द तुम मेरी मोहब्बत में पागल हो जाओगे। उसने इस कदर यकीन से कहा कि मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, देखते हैं सोहम। उस रात मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, अपना तकिया लेकर सोफे पर लेट गया और मैं फ्रेश होकर आराम से बेड पर लेट गई थी। उस वक्त ने कहां से कहां लाकर पटक दिया था कि साल पहले की ही तो बात है, मैं और अरुण किसी दूसरी की बाहों में लिपटकर सोया करते थे और आज मैं उसकी ही छोटे भाई के कमरे में उसकी पत्नी की हैसियत से लेटी हुई थी। देखते देखते वक्त ही गुजरता गया और सोहम मुझ पे अपने चाहते और मोहब्बतें लुटाता रहा। उसने कभी भी मुझे छूने के, मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मेरा ख्याल बहुत रखता था। हर वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करता, हर वक्त मेरी ज़रूरत का ख्याल रखता हो तो जैसे मुझे पाकर ही हवा में उड़ने लगा था। मैं शुरू में उसे खुद से दूर रखा था कि उसने मेरा दिल ही नहीं मान रहा था उसके करीब जाने के लिए, मगर धीरे धीरे उसने मेरे दिल को पिघला ही लिया। एक रात ऑफिस से वापस लौटा तो उसे बहुत तेज बुखार था। कहने लगा, काजल, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। उसका गला भी खराब लग रहा था और मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। बिल्कुल वैसी ही हालत थी जैसे अरुण की हुई थी। जल्दी से गई और उसके लिए चाय बनाकर लाई। बुखार से तप रहा था। मैं सारी रात उसके माथे पर पत्तियां रख रही और वो बेहोशी ने भी मेरा नाम पुकारता रहा। मैंने कहा, हम तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस हल्का बुखार है। हालांकि अंदर से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। बार बार अपने आंसू साफ करती, कम उसे पत्तियां करते उसके सीने से लगकर सो गई। पता ही नहीं चला, सुबह उठी तो वो बिल्कुल फ्रेश था। वो उससे पहले ही जागा हुआ था और मेरे बगल अपनी उंगलियों से सहला रहा था। मैं जल्दी से उससे अलग हुए अपनी सारी थी की और उससे दूर हटने लगी तो उसने जोर से खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा कि बुखार तो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि तुम मेरे करीब आ गई हो और मेरा दिल शोर से ढका था। मैंने कहा, छोड़ो सोहम, तो मेडिसिन भी देनी है। कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन नहीं आता तो ये हाथ पकड़ो और मुझे छूकर देख लो। उसने मेरा हाथ भी इख्तियार अपने माथे पर लगाया और फिर अपने सीने पे रखा। कहने लगा, काजल, इस दिल की धड़कनों को सुनो जो तेज रफ्तार से भागते हुए तुम्हारे ही नाम का जाप कर रही है। तुम्हारे स्पर्श से ही मैं ठीक हो गया हूँ, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। शायद मुझे इस चीज़ का बुखार था कि तुम मेरे पास होते हुए भी मेरे करीब नहीं थी और ये अंदर की जलन बाहर आ गई थी और बुखार में बदल गई। मैं भी इस उससे अलग हुई। मैं बैग से उतरकर खरीद हो चुकी थी और जीत की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कहा, मुझे निजी नाश्ता बनाने के लिए जाना है, मुझे छोड़ो ना। मगर वो शायद छोड़ने के मूड में नहीं था क्योंकि इतनी मुझे से तो मैं उसे मिली थी। सो हमने मुझे दोबारा से पीछे से अपनी बाहों में ले लिया था, पीछे से मेरी गर्दन को चूमते हुए कहने लगा, और कितना दबाओगे, अब बस भी करो यार। सो हम उस ज्यादा जज्बातों में बह गया था और मेरे साथ गुस्ताखियां करने लगा। मेरे मुंह से दबी दबी सी सिसकारी निकली थी। मैंने कहा, सो हम प्लीज। और शायद उसी वक्त सुमन को कुछ याद आया था। मुझे एहसास हुआ था उसने झटके से मुझे छोड़ दिया था। उसके ऑफिस की वजह से लाल होने लगी थी। उसने मेरी तरफ से बीच मोड़ ली थी, शायद अपने जज्बात मुझसे छुपाना चाहता था। कहने लगा, सॉरी, का जल में भूल गया था जज्बातों मैं कुछ ज्यादा ही बह गया था। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ, कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन पता नहीं कैसे आज मैं हूँ वादा भूल गया। तो आज़ाद हो जाओ, जाकर नाश्ता बनाओ। इंट सोहम भी मजाही ड्रॉ खोलकर उसमें सामान इधर उधर करने लगा। मैं उसके दिल की हालत समझ सकती थी। मैंने आज से पहले करके सोहम को इतना दुखी नहीं देखा था। मेरा दिल उसके लिए एकदम से तरह उठा और मैं भाव और उसके सीने से लग गई थी। मैंने कहा, सोहम, तुम्हें पूरी इजाजत है, मुझ पे अपने चाहते लूटा सकते हो। मैं भी तो न जाने कब से इन चाहतों के लिए तरस रही हूँ, लेकिन खुद पे जबरदस्ती के बंधन बांधे बैठी थी। लेकिन आज मैं खुद को इन बंधनों से आज़ाद करती हूँ। सोहम की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कर्स्टन मुझे अपनी बाहों में भरकर छू लिया था। या हमारी मोहब्बत की शुरुआत की पहली सुबह थी। उसने मुझे इस कदर प्यार दिया कि मेरा मरा हुआ दिन फिर से जिंदा होने लगा। मेरे 80 रूह और फिर से सम्राट होने लगी और मुझे लगा कि जिंदगी में इंसान को बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को बार बार मौका देना चाहिए। और जो मोहब्बत आपके इंतजार में हो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होता। बहुत देर लगी थी मुझे यह समझने में, मगर मैं समझ गई थी और जिंदगी एक बार फिर से बहुत खूबसूरत हो गई थी। सोहम की संगत में वो मेरी संगत पाकर पहले से ज्यादा पागल हो चुका था। आए दिन ऑफिस से छुट्टी कर देता और सारा दिन मेरे पास बैठा रहता, अपने दिल की बातें करता।
सुहाना हमारे साथ मिलकर खेलती रहती। उसने सुहाना को बिल्कुल अपने बाप जैसा प्यार दिखा दिया था। कभी महसूस नहीं होने दिया था कि सुहाना उसकी भतीजी है और मुझे भला और क्या चाहिए था। और उनका ख्याल भी कभी कभी दिल में आता था और मैं अब बेचैन नहीं होती थी। यकीनन वो भी जहाँ होगा बहुत खुश होगा, क्योंकि यहाँ मैं खुश थी। जिनमें के एक बार फिर से रवा होने लगी थी। सुहाग की संगत में मैं दोबारा से तरोताजा हो गई थी। पत्र के बाद पेड़ों पर नए फूल उगने लगे। सोहम की संगत में जिंदगी पहले से बढ़कर खूबसूरत लगने लगी थी और मैं एक बार फिर से उम्मीद से हो गई। सोहम मेरा पहले से बढ़कर ख्याल रखने लगा था और मेरी सांस भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। और फिर मेरी गोद में शांत जैसी और बेटी आ गई। सोहम तो उसे चूम चूम कर थक नहीं रहा था। कहने लगा, ये तो बिल्कुल सुहाना जैसी है, हमारी छोटी सुहाना, बिल्कुल परियों जैसी। हमने छोटी बड़ी करना गुड़िया रख दिया था। यह नाम सोहम नहीं रखा था। जिंदगी में एक बार फिर से पूरी हो गई थी और पुराने घाव भर चुके थे। सोहम की मोहब्बत लम्ही के लिए भी कम नहीं हुई थी, बल्कि वक्त के साथ साथ मजबूत होती चली गई। और हमारी छोटी बेटी गुड़िया भी 2 साल की हो गई। कभी कभी मुझे छेड़ता और कहता, खुद ही सोचो, अगर उस दिन तुम इनकार कर देती तो क्या इतनी खुशियां हमारी नरसिंह में लिखी जाती है। और मैं मुस्कुरा देती। मैंने कहा, तो जिद पर अड़ गए थे, इसलिए मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ी। कहने लगा, मेरी जिद सच्ची थी, मेरी गर्दन सच्ची थी, इसलिए आजकल मैं साथ हो। तुम्हारा होना मुझे मुकम्मल करता है। इस भी इख्तियार ही मुझे अपने साथ लगा लेता था और मैं अपने अंदर एक नई उमंग, नई खुशी महसूस करती थी। मगर शायद मेरी खुशियों की उम्र बहुत हम थी, या शायद मुझे मुकद्दर में ही दुख थे और अपने हमसफ़र का 7 नंबर नहीं लिखा था। सो हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था और जाने से पहले बार बार मुझे अपने सीने से लगा रहा था। कह रहा था, पहली बार तुमसे इतना दूर जा रहा हूँ, 1 महीने लिए मिला तो दम घुटने लगा है यह सोचकर ही। और मैं कहती, क्या हो गया है, जो बच्चों जैसी बातें करते हो, अब तुम बड़े हो जाओ। वैसे भी हमारी शादी को 3 साल बीत गए हैं, मगर तुम्हारा बचपना अभी खत्म नहीं हुआ। कहने लगा, क्या करूं, जब से तुमसे दूर हो जाता हूं तो यूं लगता है जैसे अब शायद कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैंने भी तैयारी उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए। मैंने